हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो है उत्तराखंड जीएस सुपर सीरीज का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे आने वाले उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के बनाए गए क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लवराज सिंह धर्मसत्तू ने कितनी बार एवरेस्ट पर आरोहण किया? तो एवरेस्ट की चढ़ाई लवराज सिंह धर्मसत्तू ने कितनी बार की? तो इसका आंसर है 7 बार। लवराज सिंह धर्मसत्तू अभी तक 7 बार एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। और ध्यान रखिएगा, लवराज सिंह धर्मसत्तू कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? पिथौरागढ़। ठीक है दोस्तों, और ये पहली बार एवरेस्ट पे कब चढ़े थे? 1998 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 1998 में लवराज सिंह धर्मसत्तू एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे। अब देखिए क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है। इनका नाम दे देंगे लवराज सिंह धर्मसत्तू, ये किस खेल से संबंधित है? तो नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे, पर्वतारोहण, हॉकी, फुटबॉल, शतरंज, ऐसे करके। और या तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लवराज सिंह धर्मसत्तू किस वर्ष पहली बार एवरेस्ट पे चढ़े थे, एवरेस्ट पर आरोहण किया था? तो 1998। और कितनी बार चढ़े थे? तो 7 बार चढ़े। अब देखिए, इनसे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है उसमें पद्मश्री, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, फिर भारत रत्न, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो लवराज सिंह धर्मसत्तू को 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ 2003 में इन्हें तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से क्यों? क्योंकि 1994 में एवरेस्ट पे जो प्रथम व्यक्ति चढ़े थे वो कौन थे? तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। तो ये भी याद रखिएगा कि एवरेस्ट पर आरोहण करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? तेनजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी। कब किया था? 1954। इसीलिए इन्हीं के नाम पे दिया जाता है तेनजिंग नोर्गे अवार्ड। तो 2003 में लवराज सिंह धर्मसत्तू को तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और पर्वतारोही है, हरीश चंद्र सिंह रावत। अब हरीश चंद्र सिंह रावत 1965 में उत्तराखंड राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर आरोहण किया था। तो उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति जो एवरेस्ट पर चढ़े थे, एवरेस्ट की चढ़ाई की जिन्होंने, वो है हरीश चंद्र सिंह रावत, 1965। ठीक है दोस्तों, अब 1965 से आप एक और चीज याद रख सकते हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो कि उत्तरकाशी जिले में है, इसकी स्थापना भी हुई थी। देखिए, नेहरू जी का बर्थडे होता है 14 नवंबर को, इसीलिए देखो नाम ही है नेहरू पर्वतारोहण, तो 14 नवंबर 1965। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, जिसकी स्थापना 14 नवंबर 1965 में हुई थी। और 1965 में उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं हरीश चंद्र सिंह रावत, जो एवरेस्ट का आरोहण जिन्होंने किया था। उसके अलावा जो हरीश चंद्र सिंह रावत हैं, इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कब? 1966। अगले ही साल इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला, जो किसी भी खिलाड़ी को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड और देश की पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था वो थी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और ये 1984 में एवरेस्ट पर पहली बार इन्होंने चढ़ाई की थी। और 1985 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और 1986 में इन्हें अर्जुन अवार्ड से। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा पिथौरागढ़ के जो एक पर्वतारोही हैं शीतल राज, ये सबसे कम उम्र में कंचनजंगा, याद रखिएगा कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम पे। अगर हम भारत K2 को हटा दें, क्योंकि K2 तो स्थित है जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन में बोलते हैं, तो K2 ये हमारा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इस क्षेत्र में स्थित है। इसीलिए हम जो देश की सबसे ऊंची चोटी कहते हैं वो कहते हैं कंचनजंगा को। ठीक है दोस्तों, जो कि सिक्किम में स्थित है। तो सिक्किम पर जो स्थित है कंचनजंगा, इसका सफल आरोहण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं पिथौरागढ़ के शीतल राज।
और इन्होंने 2018 में कंचनजंगा का आरोहण किया और 2019 में इन्होंने एवरेस्ट का भी सफल आरोहण किया। तो याद रखिएगा, जिन जिनके भी नाम आ रहे हैं आप उनको नोट करिएगा, ये सभी पर्वतारोही हैं। उसके अलावा 2018 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो 2018 में उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार, तो ये सीधे पूछा जा सकता है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? 2018 में। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, उत्तराखंड पुलिस देश की पहली पुलिस है जिसने एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। ठीक है दोस्तों, तो एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली प्रथम पुलिस कौन सी है? उत्तराखंड पुलिस। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट करिएगा दोस्तों, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड के प्रथम उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो यह पुरस्कार 2013 से देना स्टार्ट किया गया था और इसका जो प्रथम पुरस्कार है वो दिया गया हरि सिंह थापा जी को। तो उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार जो पहला था वो दिया गया हरि सिंह थापा जी को, और हरि सिंह थापा को भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है। तो बॉक्सिंग के ये कोच रहे हैं और बॉक्सिंग में इन्होंने क्या किया था 1958। ठीक है दोस्तों, तो तृतीय एशियाई खेलों में, तो एशियाई खेल जो कि टोक्यो में हुए थे, इसमें रजत पदक जीता था इन्होंने। ठीक है दोस्तों, और 1961 से ये कोचिंग दे रहे हैं। ठीक है, तो हरि सिंह थापा को भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहा जाता है और इन्हें पहले उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए अगला 2014 में दिया गया था उत्तराखंड द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह दिया गया नारायण सिंह राणा जी को, और नारायण सिंह राणा जी बिलोंग करते हैं निशानेबाजी से। 2015 का पुरस्कार दिया गया रेणु कोहली को। ये सभी कोच हैं दोस्तों, क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है किसी भी फील्ड में कोचिंग देने वालों को। ठीक है दोस्तों, तो रेणु कोहली को दिया गया 2015 का, एथलेटिक्स के फील्ड से बिलोंग करती हैं, एथलेटिक्स की कोच रही हैं। सुरेंद्र सिंह भंडारी, इन्हें दिया गया 2016 का और ये मैराथन रनर है। उसके बाद 2017 का मिला लियाकत अली को, जो कि क्रिकेट कोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2018-19 का द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया अनूप बिष्ट को, ये एथलेटिक्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन सभी क्वेश्चनों को और इनको नोट करते हुए चलिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तराखंड का वेद व्यास किसे कहा जाता है? वेद व्यास वही है जिन्होंने महाभारत की रचना की है। तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है किन्हें? यशोधर मठपाल को। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कुछ ये उपनाम है अन्य व्यक्तियों के, जैसे उत्तराखंड का वेद व्यास है यशोधर मठपाल का उपनाम। अब ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण उपनाम है जिनको मैंने लिया है इस क्वेश्चन में। तो आप देखिए, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है फैजल अहमद अंसारी को, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ये भी। चाइना वॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री, ये वही है सुनील छेत्री के पिता। तो चाइना वॉल कहा जाता है राम बहादुर छेत्री को। आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। आयरन बॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें त्रिलोक सिंह बसेड़ा, पिथौरागढ़ से बिलोंग करते हैं। गोल्डन बॉय कहा जाता है जसपाल राणा जी को, ये निशानेबाजी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा गर्वभंजन कहा जाता है किसे? महीपति शाह को, किसी का भी गर्व तोड़ने वाले, मतलब प्राउड को किसी का भी चकनाचूर करने वाले। तो पहले गर्वभंजन हुए थे महीपति शाह। ठीक है दोस्तों, और गर्वभंजक कहा जाता है, देखो नौ और कौ कंफ्यूज नहीं होना है। तो गर्वभंजक है माधव सिंह भंडारी, महीपति शाह के सेनापति। ठीक है दोस्तों, ये रानी कर्णावती के साथ भी है और पृथ्वीपति शाह के साथ भी। ठीक है दोस्तों, तो महीपति शाह के ही सेनापति हैं माधव सिंह भंडारी। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने मलेथा की गोल का निर्माण किया गया है, जिन्हें बोला जाता है 16वीं सदी का इंजीनियर भी कहा जाता है माधव सिंह भंडारी को, और इन्हें बोला गया है गर्वभंजक। ठीक है, तो गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है धनानंद खंडूरी जी को। उसके अलावा गोरा ब्राह्मण किसे कहा जाता है? जिम कॉर्बेट को, जिनके नाम पे कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो एशिया का पहला नेशनल पार्क था कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जिम कॉर्बेट इन्हीं के नाम पे उसका नाम रखा गया। बाकी जिम कॉर्बेट की मैन ईटर ऑफ कुमाऊं प्रसिद्ध किताब है,
ठीक है दोस्तों, तो कुछ ये पॉइंट है आप याद रखिएगा। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है पीबी काटले को, और कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है शिवदत्त जोशी को। बैरम खान वो थे कौन, जो अकबर के संरक्षक थे। महामंगा और बैरम खान अकबर के संरक्षक रहे थे, वैसे कुमाऊं का बैरम खान बोला जाता है शिवदत्त जोशी को। गढ़वाल का प्रेमचंद, तो ये है विद्यासागर नौटियाल, याद रखिएगा, गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल। और गढ़वाल का चंदन, ये है हेमवंती नंदन बहुगुणा, जिनके नाम पे आजकल एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का नाम है। ठीक है दोस्तों, इन्हें बोला जाता है गढ़वाल का चंदन। तो ये कुछ उपनाम है, प्रसिद्ध है और बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आप नोट करते हुए चलिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, चरवाहे से राजा बनने वाला एकमात्र चंद्र शासक कौन था? तो चंद्र शासक थे बाज बहादुर चंद्र, जो कि चरवाहे से राजा बने थे। ठीक है दोस्तों, ये चंद वंश के 50वें शासक हैं। इनका शासनकाल रहा है 1638 से 1677 तक। और ये किसके सक्सीडर है? तो ये त्रिमल चंद के उत्तराधिकारी रहे। त्रिमल चंद चंद वंश के 49वें राजा हैं। और शाहजहां के दरबार में जाने वाले राजा भी कौन है? ये हैं बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद शाहजहां के दरबार में गया था बहुत सारे उपहार लेके। ठीक है दोस्तों, और शाहजहां की बहादुरी से, ठीक है दोस्तों, अब शाहजहां समकालीन है पृथ्वीपति शाह के। एक ये भी याद रखिएगा क्वेश्चन कि समकालीन किसके होंगे? परमार शासक पृथ्वीपति शाह के। तो पृथ्वीपति शाह के साथ जब शाहजहां का युद्ध होता है तो उसमें बाज बहादुर चंद भी शाहजहां की तरफ से लड़ता है और बहुत बहादुरी से लड़ता है, वर्षा काल में भी युद्ध को जारी रखता है। तो बाद में जो शाहजहां हैं उन्होंने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा बहादुर की उपाधि बाज बहादुर चंद को किसके द्वारा दी गई? तो ये उपाधि दी गई शाहजहां के द्वारा। उसके अलावा जो उधम सिंह नगर आज के समय का बोलते हैं, या तराई का क्षेत्र हम जिसे बोलते हैं, या यूएस नगर का क्षेत्र अभी के समय का, तो इस क्षेत्र को उस समय बोला जाता था 84 माल या नौलखिया माल। ठीक है दोस्तों नौलखिया माल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस क्षेत्र से एक साल की आमदनी 9 लाख रुपए हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस नौलखिया माल को जो शाहजहां है उसने बाज बहादुर चंद को उपहार स्वरूप दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो बाज बहादुर चंद के मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, तो नौलखिया माल या 84 माल इस क्षेत्र को शाहजहां के द्वारा बाज बहादुर चंद को दिया गया। ठीक है दोस्तों, और इसी क्षेत्र में एक नगर बसाया इसने बाजपुर। तो बाजपुर नगर का संस्थापक भी कौन है? बाज बहादुर चंद। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसने गढ़वाल के राजा पृथ्वीपति शाह को हराया और वहां से नंदा देवी की मूर्ति अल्मोड़ा लेकर आया। तो नंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से कुमाऊं या गढ़वाल से अल्मोड़ा लाने वाला शासक कौन है? बाज बहादुर चंद। ठीक है दोस्तों, और ये तीलू रौतेली का भी समकालीन होगा, याद रखिएगा। तीलू रौतेली एक वीरांगना है उत्तराखंड की, 22 वर्ष की अल्पायु में ही इनको जो था धोखे से मार दिया गया था। तो तीलू रौतेली भी अगर समकालीन पूछी जाए तो बाज बहादुर चंद की होगी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा ये समकालीन रहेंगे डोटी राजा। उस समय जो नेपाल का क्षेत्र था उसको बोला जाता था डोटी साम्राज्य, तो वो क्षेत्र आता था देवपाल के अंदर। तो देवपाल थे उस समय के डोटी राजा, ये भी याद रखिएगा। तो देवपाल के समकालीन भी रहेगा बाज बहादुर चंद। और कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि इन्होंने दान में दी थी। ठीक है दोस्तों, तो गूंठ भूमि एक उस तरीके की भूमि होती है जो कि राजा के द्वारा उपहार स्वरूप दे दी जाती है, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो गूंठ भूमि किसके लिए बाज बहादुर चंद ने उपहार स्वरूप दी थी? कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रियों के लिए। ठीक है दोस्तों, और पिथौरागढ़ के थल में, ठीक है दोस्तों, पिथौरागढ़ के थल में इन्होंने एक हथिया देवल का निर्माण करवाया। तो एक हथिया देवल का निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया और ये स्थित है थल, कौन से जिले में? पिथौरागढ़ में। और याद रखिएगा जो बाज बहादुर चंद है इनका जो चित्र मिलेगा आपको न्यूयॉर्क के संग्रहालय में। तो न्यूयॉर्क के संग्रहालय में किसका चित्र स्थित है, किसका चित्र रखा गया है? तो यह चित्र भी है बाज बहादुर चंद का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाज बहादुर चंद से, आप याद रखिएगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको घुमा के या डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दामोल विवाह प्रथा का संबंध किस जनजाति से?
तो याद रखिएगा दामोल विवाह प्रथा का संबंध है भोटिया जनजाति से, और भोटिया जनजाति में विवाह को कहा जाता है दामी, सगाई को कहा जाता है थाची, और सगे संबंधियों को कहा जाता है स्वारा। याद रखिएगा दामोल विवाह का संबंध है भोटिया जनजाति से, दामी का अर्थ होता है इस जनजाति में विवाह, थाची का अर्थ होता है सगाई, और स्वारा का अर्थ होता है स्वारा बिरादर बोला जाता है, तो सगे संबंधियों को। ठीक है दोस्तों, इसी जनजाति में पहले रंगभंग प्रथा का भी प्रचलन था। यह भी विवाह की एक प्रथा थी, पहले होता था रंगभंग प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जितने भी अविवाहित युवक युवतियां हैं उनको गांव से बाहर ठहराया जाता था और फिर उसके बाद उनके विवाह का प्रबंध किया जाता था। तो रंगभंग प्रथा का प्रचलन था पहले भोटिया जनजाति में। उसके अलावा विवाह में जो भोटिया जनजाति में नृत्य किया जाता है उसे कहा जाता है पौड़ा नृत्य। ठीक है दोस्तों, और इसी से मिलता जुलता पौड़ा नृत्य है तो उत्तराखंड में जो कुमाऊं में है वो छोलिया नृत्य, वो भी सेम है। ढाल तलवार लेके इस डांस को किया जाता है, तो ये कुमाऊं क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध है छोलिया नृत्य। सेम उसी तरीके का नृत्य होता है पौड़ा नृत्य, जो कि भोटिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और यह नृत्य कैसा है, एक युद्ध नृत्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ढाल तलवार के साथ डांस करते हैं इसीलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है, युद्ध नृत्य कहा जाता है। अब देखिए भोटिया जनजाति के बारे में हम अन्य पॉइंट जाने तो ये किरात वंशी है, तो ये वंशज किसको मानते हैं, अपना किरातों को अपना वंशज मानते हैं। अर्ध घुमंतु जनजाति है क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन में जब गर्मियों का महीना आता है, ग्रीष्मकालीन आता है, तो ये जो बुग्याल है उस साइड को अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं और उधर ही निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, और फिर शीतकालीन में ये क्या आ जाते हैं, घाटी की तलहटी में नीचे की ओर आ जाते हैं, तो इसीलिए इनको अर्ध घुमंतु जनजाति भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ निवास करती है उत्तराखंड में, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी, इन 4 जिलों में मुख्य तौर पे आपको इस जनजाति का निवास स्थान मिलेगा। अब देखिए चमोली में जो निवास करते हैं उन्हें बोला जाता है मारछा या तोलछा। पिथौरागढ़ में जो निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है शौका, जोहारी, चौंदासी या दलमिया। ठीक है दोस्तों, सब भोटिया जनजाति की उपजाति हैं। तो चमोली में निवास करने वाले मारछा, तोलछा, पिथौरागढ़ में शौका, जोहारी और चौंदासी और दरमिया, और उत्तरकाशी में जो निवास करते हैं वो जाट। उत्तरकाशी में निवास करने वाले भोटिया जनजाति के जो लोग हैं उन्हें कहा जाता है जाट, और ये निवास करते हैं जादुंग और नेलांग घाटी में। ठीक है दोस्तों, जादुंग और नेलांग घाटी में कौन निवास करते हैं, जाट, और ये किसकी उपजाति है, भोटिया जनजाति की। और याद रखिएगा जाट एक प्रकार की पेय पदार्थ भी है। ठीक है दोस्तों, या कह सकते हैं देसी शराब। तो जाट एक प्रकार का पेय पदार्थ या देसी शराब है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है भोटिया जनजाति से संबंधित। देखिए जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन तो पेपर में बनते ही बनते हैं। तो और किस जनजाति से आएगा, उत्तराखंड में टोटल 5 जनजातियां हैं। एक जैसे हमने भोटिया जनजाति देखी, फिर बोक्सा है, फिर जौनसारी है, फिर थारू है और राजी। ठीक है दोस्तों, तो किसकी आबादी सबसे कम है, तो वो तो अब राजी हैं, जो कि विलुप्ति के कगार पे पहुंच चुके हैं, डिडिहाट के क्षेत्र में आपको मिलेंगे। और सबसे ज्यादा आबादी जिसकी मिलती है वो है जौनसारी, फिर आते हैं हमारे थारू। तो ये सब है। और थारू कहाँ मिलेंगे आपको, थारू को बोला जाता है जो हम कह सकते हैं कि मलेरिया फ्री जनजाति किसे कहा जाता है, या मलेरिया का असर किस पे नहीं होता है, या मलेरिया की बीमारी किस जनजाति को नहीं होती है, तो ये थारुओं को नहीं होती है। उधम सिंह नगर के क्षेत्र में आपको मिलेंगे ये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कुछ और अन्य क्वेश्चन आएंगे अभी भिन्न भिन्न जनजातियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते हुए चलिए और पेपर में देखिएगा दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन क्वेश्चनों को आप एक रिवीजन सीरीज है ये आपकी, पेपर से पहले आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखते रहिए और इनको नोट करते हुए चलिए। देखिए नाश्ता करिए उस टाइम देख लीजिए, या फिर लंच के टाइम पे, डिनर, जिस टाइम भी आपको टाइम मिले तो 5 मिनट का टाइम निकाल के आप इन्हें देखते रहिए और आपको ये क्वेश्चन सभी याद हो जाएंगे। तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली जो पेपर है उसमें इनहांस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही हमारी कोशिश है। आई होप आपको हमारी कोशिश पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यमुना के बागी बेटे उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यमुना के बागी बेटे उपन्यास के रचनाकार है विद्यासागर नौटियाल। अभी हमने विद्यासागर नौटियाल का उपनाम जाना था, तो इन्हें बोला जाता है गढ़वाल का प्रेमचंद। तो ये भी याद रखिएगा, अभी बताया मैंने, गढ़वाल का प्रेमचंद। तो इन्हें बोला जाता है विद्यासागर नौटियाल को, जिन्होंने लिखा है यमुना के बागी बेटे उपन्यास। अब देखिए अन्य इनके फेमस उपन्यास कौन कौन से हैं, भैंस का गटिया, भीम अकेला,
मूक बलिदान, सूरज सबका है, झुंड से बिछड़ा हुआ और उत्तर बायां है। देखिए कुछ प्रमुख उपन्यास है, ये पेपरों में बार बार पूछे जाते हैं, तो रचनाकार पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। भैंस का गठिया, भीम अकेला, मूक बलिदान, सूरज सबका है, झुंड से बिछड़ा हुआ, उत्तर बायां है। ये सभी उपन्यास किसके हैं? ये सभी उपन्यास हैं विद्यासागर नौटियाल के, जिन्हें बोला जाता है गढ़वाल का प्रेमचंद। और देख इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिनका नाम है मोहन गाथा जाएगा। तो विद्यासागर नौटियाल की आत्मकथा है मोहन गाथा जाएगा। और देखिए इनको किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया? तो इनको इफ्को साहित्य सम्मान, उसके अलावा मध्य प्रदेश का वीर देव सिंह सम्मान, ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का वीर देव सिंह सम्मान भी दिया गया इन्हें, और पहाड़ सम्मान, और भी अन्य बहुत सारे सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। विद्यासागर नौटियाल से संबंधित इतने पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे तो इनसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आपको नए क्वेश्चन जानने के लिए मिले होंगे, और जो ये वीडियो सीरीज है हम स्टार्ट कर रखी है, इससे आपको कुछ नई चीजें जानने का मौका मिल रहा होगा, और आई होप आपको ये पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे लाइव बैचेस से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो जीएस के बैच हो, मैथ्स, रीजनिंग और अन्य किसी एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लाइव बैचेस से जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी हमारी प्लेलिस्ट में मैंने डिफरेंट वीडियोस बना रखे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स में और डिफरेंट सब्जेक्ट के, तो आप उनको वो भी देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। तो दोस्तों चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और निरंतर प्रयासरत रहिए, कोशिश करते रहिए, जीत आपकी पक्की होगी। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।